रोटेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर तुम्हें जो एनएलएम पढ़ा है उसका भी यूज़ होगा, जो सर्कुलर पढ़ा है उसका भी यूज़ होगा। ठीक है, जो ओमेगा, अल्फ़ा और क्या पढ़ा था हमने, थीटा। ठीक है, तीनों चीज़ें पढ़ी थी, उसका तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। लेकिन हाँ, रोटेशन अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, जितना भी तुमने ज्ञान अभी तक कलेक्ट किया है, ठीक है, उसका सारा का सारा ज्ञान यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक, तो अगर तुम्हें पहले वाले टॉपिक जो अच्छे से आते हैं तो इस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। लेकिन अगर नहीं किए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ, अगर तुम इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर जाओगे, ये मत सोचना कि तुमने पिछला नहीं किया तो अब हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हमने, अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान दिया हो कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ट्रांसलेटरी मोशन से, कि एक ऑब्जेक्ट होते थे, ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हमने बात करी सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में अगर तुमने ध्यान दिया हो कि हम जब भी बात करते थे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते थे। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या था, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की बातें होती थी। किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी की हम बात नहीं करते थे, हमेशा हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते थे। इसमें जो हमारी यूज़ होते थे, पैरामीटर यूज़ होते थे कौन कौन से, एक तो डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता था, वेलोसिटी यूज़ होती थी और एक्सेलरेशन यूज़ होता था मेजरली। ठीक, और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, ओमेगा यूज़ करते थे, अल्फा यूज़ करते थे और थीटा यूज़ करते थे। व्हाट वाज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का यूज़ होता था। अब बात आएगी रोटेशन की। अब देखो, रोटेशन जनरली पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में ना होकर के, ये तो मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं या फिर कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी हो रही है। ठीक, जैसे कि मान लो इसी को अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर मान लो ये ऐसे एक रॉड होती, अलग बना लेते हैं, जैसे मान लो एक ये रॉड है, ठीक, और ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो इसको हम बोलते हैं, और ये जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक ही पॉइंट पे ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। ठीक, और दूसरी एक और चीज़ आती है, जैसे कि मान लो एक इस तरीके से है, इसी रॉड को अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमेगी ऐसे, और इस एक्सिस को भी हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने इसको ऐसे ऐसे फेंक दिया इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस को बोलते हैं हम कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब देखो आगे, अब हमने यहाँ पे बात की एक पॉइंट की जिसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है, अब हम सर्कुलर मोशन की बात नहीं करेंगे, हम रोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, रोटेशन, ना कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, जिस एक्सिस के लॉन्ग कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है तुम्हारा, ठीक, अगर मैं इसको इसके सेंटर पे ऐसे घुमाऊं इस तरीके से, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर वाली ये लाइन। ठीक, ऐसे ही यही सिलेंडर इसको ऐसे ऐसे घुमाए इस तरीके से, ठीक, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी हो गई, इसकी एक वाली साइड। ठीक है, तो जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कि किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या निकाल रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। ठीक है, और अगर इसको ऐसे, ये देखो ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब बहुत कुछ भी हो सकता है, किसके अलोंग भी तुम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हो। जैसे कि मान लो तुम ऐसे घुमा रहे हो इसको, ये अब ये कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेज ए मेजर रोल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो सिलेंडर ले लो, तुम्हारा जो गैस का सिलेंडर होता है। ठीक, अब उस गैस के सिलेंडर को अगर तुम ध्यान दो, उसकी अगर जैसे तुम्हें कहीं पे लेके जाना है उसको, ठीक, उसको लेटा के रोल करना बहुत आसान है, लेकिन उसको इस तरीके से घुमाना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो सिलेंडर है,
ये मान लो ये सिलेंडर है तुम्हारा, इस सिलेंडर को ऐसे ऐसे करना तो बहुत आसान है, ठीक है, किसी भी सरफेस पे इसको रोल करना बहुत आसान है, लेकिन उसी सरफेस पे इसको ऐसे ऐसे घुमाना बहुत मुश्किल है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेज ए मेजर रोल इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे। अब देखो एक और चीज़ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जो मैंने पिछले टॉपिक में देखी कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स, तो मोशन कैसा होगा, प्योर ट्रांसलेशनल। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूव कर रही है तो जो मोशन है वो कैसा होगा, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। लिख लो, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स then the motion is pure rotation, and if axis of rotation is moving then it will be combined translational plus rotational. next लिखो rigid body। देखो rigid body क्या होती है कि जैसे ये कोई बॉडी है इस तरीके से कुछ भी, ठीक है, कैसी भी शेप की, ठीक। रिजिड बॉडी हमेशा ऐसी होती है जिसमें कोई भी दो पॉइंट लो अगर तुम, उनके बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मान लो ये ए है, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये कैसा भी मोशन कर ले, चाहे ये रोटेशन कर ले, चाहे ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल कर ले, इसमें ए और बी की दूरी क्या होती है, हमेशा फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट की जो दो पॉइंट की जो दूरी है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कभी भी ए को बी के रिस्पेक्ट में, बी को ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है, ए को बी के रिस्पेक्ट में या बी को ए के रिस्पेक्ट में, कोई भी सिनेरियो अगर मैं ऑब्जर्व कर रहूँगा, या तो ये स्ट्रेट लाइन होगा मोशन इसका, या फिर कैसा होगा, सर्कुलर। इसके अलावा कोई और तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो दैट इज़ वाई रिजिड बॉडी के केस में जो चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होगा, अगर मान लो एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से दूरी चेंज हो जाए तो तुम्हारा पूरा एनालिसिस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक में जो भी हम पढ़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के केसेस में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ईजी हो जाती है, और मतलब इस तुम्हारे लेवल पे इतना ही ऑब्जर्व करना इज सफिशिएंट, ठीक है। तो लिख लेना, अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के केस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो मोशन है इट विल बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर, ठीक है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर एक और चीज़ कि अगर मान लो जैसे एक तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं अपन, ए बी और सी, ठीक है, इस तरीके से जैसे ए बी और सी, मान लो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के केस में अगर मान लो 3 पॉइंट फिक्स कर दिए तुमने, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो चेंज होने वाला है नहीं। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला तो ये थीटा भी कभी भी चेंज नहीं होगा, ये थीटा भी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स, थीटा भी क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ही, तो पहला पॉइंट क्या था, दो पॉइंट चेंज नहीं हो सकते, मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कुलर होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, थीटा हमेशा क्या रहेगा, सेम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर मान लो ये बॉडी किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग घूम रही है, मतलब घूम रही है मान लो जैसे, ठीक है, तो अगर मैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट को ऑब्जर्व करूं तो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ओमेगा ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन व्हाटएवर, ठीक है, ये तीनों हमेशा ही ओमेगा के इक्वल होंगे, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, ओमेगा के इक्वल। जिस ओमेगा से ये घूम रही है उसी ओमेगा से हमेशा क्या होगा, एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो हमेशा क्या आएगा, ओमेगा, हमेशा ही क्या होगा, ओमेगा, एंड ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे लिख लेना इसको कि इन केस ऑफ रिजिड बॉडी इफ वी ऑब्जर्व वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट then its angular velocity remains constant which is omega and omega v और r के बीच में एक रिलेशन होता था, याद है किसी को, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। इसमें भी एक छोटा सा कैच है, v बाई आर होता है या कुछ और होता है, v परपेंडिकुलर बाई आर,
कि अगर मान लो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करो, देखो मान लो अगर मैं ए से सी की ओमेगा को देखना चाहता हूँ अगर, ठीक है, मान लो ए पॉइंट पे ये घूम रही है, ठीक है, तो अगर मैं सी को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ और सी कुछ ऐसे मान लो घूम रही है इस तरीके से, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो उस केस में हम इसका क्या, कौन से वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे हमेशा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बीच में जो एंगल होना चाहिए वेलोसिटी और आर के बीच में, वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, हमेशा हमेशा कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, ये जो ओमेगा होता है वो वी परपेंडिकुलर बाय आर होता है। अब जैसे मान लो, अगेन वही रिजिड बॉडी का ही केस है, जैसे मान लो एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसमें मान लो जैसे दो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, मान लो ये v1 वेलोसिटी से थीटा 1 पे जा रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट घूम रहा है लेट्स से v2 वेलोसिटी से थीटा 2 पे। अगर तुम रिजिड बॉडी के केस ले रहे हो, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2? यहाँ पे मैं माइनस साइन ले रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि डायरेक्शन, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। इसको पहले ऐसे लिखो, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी द वेलोसिटी ऑफ टू पॉइंट्स along the line joining between them will always remains same in magnitude, as well as in direction। दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या होगी, सेम। अगर सेम नहीं हुई तो दोनों की बीच की दूरी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, जो कि रिजिड बॉडी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिजिड बॉडी। नेक्स्ट लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किससे दिखाते हैं, आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, किसी को याद है क्या? देखो जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है, मैं अगर ये बोलूँ कि ये हैवी है विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी बी, किसको रोटेट करने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा, हैवी बॉडी को, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ कि अगर मान लो एक ट्रक है, मतलब ये बड़े वाला ट्रक हो गया और ये छोटे वाली क्या हो गई, कार हो गई, ठीक है, इसको अगर तुम्हें मान लो सेम वेलोसिटी से चलाना है, क्या करना है, सेम वेलोसिटी से चलाना है, तो किस में ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ऊपर वाले में, ठीक है। ये तुम्हारी कॉमन सेंस कह रही है। तुम कॉमन सेंस इसमें ऐसे लगा रहे हो कि इसका जो मास है, जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ रोटेशन देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब तुमने पढ़ा था, तुमने ये पढ़ा था कि हाँ ये बॉडी जो है मूव कर रही है ट्रांसलेटरी, ठीक है। तो जिसका मोमेंट ऑफ एनर्जी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसके ऊपर जितना वर्क डन ज़्यादा करना पड़े उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमसे ये पूछा जाए कि एक, जैसे मान लो इन दोनों के ऊपर क्या लगाया तुमने, फोर्स लगाया, और सेम डिस्टेंस तक ये क्या करे, मूव करे, सेम ही डिस्टेंस से क्या करे, मूव करे, और सेम एफर्ट लगाया, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, कार की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। और ये तुमने कहाँ से समझा, काइनेटिक एनर्जी से, हाफ mv², क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी केस में हम लोग लेते हैं m और v², ठीक है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर से, जैसे हमने मास की बातें की थी, जब हम सोचते थे कि हाँ अगर मास ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उसके ऊपर वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से रोटेशन में क्या यूज़ करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको रोटेट करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगेगा, उसको रोटेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको रोटेट करना क्या होगा, आसान, उसको रोटेट करना क्या होगा, आसान। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने अभी एक सिलेंडर की बात की थी, ठीक है,
अगर मान लो मैं इस सरफेस पे इसको रोल कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे रोल कर रहा हूँ, इस तरीके से, और दूसरे सरफेस पे मैं इसको कैसे रोल कर रहा हूँ, ऐसे, मतलब ऐसे, ठीक है। तो दोनों के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होना चाहिए था, नीचे वाले का। जब हम निकालेंगे ना तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और इसी केस में क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, क्योंकि रोल करना इसको आसान होगा और इसको क्या करना होगा, मुश्किल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ इसके अंदर अब देखो कि क्या हो गया, अच्छा, तो अब इसको देखो थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको किस तरीके से निकालते हैं। तो हम यूज़ किसका करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे इसको। देखो जैसे मान लो कोई भी एक ऐसे बॉडी, उसमें 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। इसकी दूरी मान लो r1 है, इसकी दूरी r1 है, और इसकी क्या है, r2। ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट से इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2। ठीक है, इसका मास m1 और इसका मास क्या है, m2, और ये रोटेट कर रही है ओमेगा से। ठीक है, बताओ मुझे a और b और a से c, b का ओमेगा ज़्यादा होगा या c का ओमेगा ज़्यादा होगा, विद रिस्पेक्ट टू a b का ज़्यादा होगा या c का ज़्यादा होगा, b का ज़्यादा होगा। तो b कोई और, अब बस सेम होगा, अभी तो बताया है। रिजिड बॉडी केस में ए के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट को ले लो, कैसा भी हो वो, उसकी ओमेगा क्या होती है, सेम। क्या होगी, सेम, दोनों की, किसी भी के रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे तुम बी के रिस्पेक्ट में ए को देखो या सी को देखो, हमेशा क्या रहेगी, ओमेगा। ठीक है, आगे जाके हम प्रूव करेंगे जब रोटेशन करेंगे, रोटेशन में हम इन चीज़ों को प्रूव करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे के पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्या कर लो, मान के चल लो। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है तो बता इसकी जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या सेम होगी या अलग अलग होगी, लीनियर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ वो कैसी होगी, अलग अलग, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो इसकी मान लो वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2। तो इस पूरे सिस्टम की अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो मैं क्या कर लूँ, कि सेंटर ऑफ मास निकाल लूँ, कि सेंटर ऑफ मास निकाल के हाफ m इंटू में बी सी एम का स्क्वायर कर लें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब सालों मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था पिछले टॉपिक में कि हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसी भी सिस्टम की हाफ m वी सी एम स्क्वायर नहीं होती, ऐसे हम नहीं लिखते इसको। किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखती है, इंडिविजुअल पार्टिकल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का क्या, सम। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना कभी भी, कभी तुम सोचोगे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पिछले टॉपिक में भी मैंने तुम्हें बताया था। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी गई, वो क्या लिखी गई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, v1 की बात करूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v परपेंडिकुलर अपॉन में r, यहाँ पे v1 अपॉन में r1, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस तरीके से होगी जो कि ऑलरेडी क्या है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से, तो हम v1 और v2 ही ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका यूज़ करें तो इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अगर तुम इसको में ध्यान से देखो कि हाफ ओमेगा स्क्वायर तो क्या हो रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रीअरेंज कर ले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये एनालॉगस लग रहा है, हाफ m v स्क्वायर जैसा कुछ। ठीक है,
तो जो हम नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन में हम पढ़ रहे थे कि हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मैं उसके एनालॉगस लेके चलूँ तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी आई ये कैसा कैसा तुम्हें फील कराएगी, मास जैसा, ये तुम्हें मास जैसा फीलिंग कराएगी, और जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन के केस में ये पूरी एंटिटी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो जो आई लिखा गया है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, एम आई आर आई स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर कैसे लिखी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर is kinetic energy of any body which is rotating with a velocity of omega। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिफरेंट एक्सिस पे अगर उसको रोटेट किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी, कितना वो डेंस है, क्या उसका मास है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, मास एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक, इसके यूनिट्स क्या होंगे इसके, केजी मीटर स्क्वायर, इसके यूनिट्स हैं केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रोटेशन। ठीक है, तो हमें इसको निकालना आना चाहिए। तो लिखो अब फाइंडिंग की बात करेंगे, और फाइंडिंग में सबसे पहले किसकी बात करें हम, पहले केसेस लो पॉइंट मासेस के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास या फिर मल्टीपल पॉइंट मासेस, वो वाले केसेस। सबसे पहले मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, जो कि r दूरी पे है, इसको इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये, ठीक है, पॉइंट मास है, m1 r दूरी पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r स्क्वायर, सिंपल, m1 r स्क्वायर। ठीक है, इसी के अंदर मान लो जैसे कुछ ऐसे है, ये 2 kg, ये मान लें 3 kg, इसकी दूरी 3 है और इसकी दूरी क्या है 2, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर। ये ऐसे मत कर लेना इसको कि ये लेफ्ट साइड में तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की वजह से क्या होगा, वो फिर से वही हो जाएगा। तो कितना है, 27 प्लस 8 दैट इज 35 kg मीटर स्क्वायर। तो ये पॉइंट मासेस केस हो गए। और देखो इसके अंदर ही, जैसे कि इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, तुम खुद से स्टार्ट कर दो इन चीज़ों को करना। ये पॉइंट मासेस जो है वो स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, ए है मान लो, और सभी का पॉइंट मासेस का जो मास है वो m है। तो तुम्हें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बताओ तीनों के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस केस को देखो, देखो यहाँ पे 4 मासेस हैं, m m m m। अगर मैं ऐसे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करूँ, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 0,
इसका भी कितना 0, तो इसके अलॉन्ग इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा 0, सिर्फ इसका और इसका लिया जाएगा, दैट इज ma² प्लस ma², दैट इज 2ma², पहले केस में। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसके अलॉन्ग अगर ये घूम रहा है तो इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसके बीच इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा m1, मतलब ये क्या होता है टोटल होता है √2a, टोटल होता है √2a, तो इसका क्या हो जाएगा a/√2, और इसका भी क्या है a/√2। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका ma/√2 का स्क्वायर प्लस ma/√2 का स्क्वायर, तो दैट इज ma²। देखो जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ पिछले उसमें लिख लेना, जब तुम पॉइंट्स लिख रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, एक पॉइंट लिखो, दिस r1 r2 r3 एंड सो ऑन आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितने भी r जो होते हैं दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट अपडेट कर लेना उसमें, r1 r2 r3 एंड सो ऑन आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, इसके केस में, इसी केस में देखो इससे दूरी a/√2, इसकी दूरी a/√2, 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 जब चारों को तुम मिक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2ma²। और केस देख लो, चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर देते हैं, साइड ए हो जाएगी उसमें। ठीक है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड ए, ओमेगा, मास m है, साइड ए है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का ध्यान रख लेना किस तरीके से घूम रही है। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है a, और इसकी एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो ये 60 तो ये 30, अब कैसे निकाल सकते हो, ये 60 तो ये 30, तो ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया साइन। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन 30, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2, वैसे भी सिमेट्री से a/2 ही आ रहा था ये, है ना। तो इसका ma² प्लस ma/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 5ma²/4। इसका क्या है 3ma²/4, क्योंकि अगर ये मान लो 60 है, मानना क्या है, ठीक है, और ये a, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a का साइन 60, a साइन 60 इज व्हाट √3/2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा m√3/2 a का स्क्वायर, दैट इज m² a²/4, 3ma²/4, 3ma²/4 एंड 5ma²/4। ठीक, 3D ऑब्जेक्ट्स ले लो, ये लिख लिया सभी ने, जैसे कि मान लो इस तरीके से एक क्यूब जिसकी साइड क्या है a, और इसके हर वर्टेक्स पे क्या रखा है एक m मास। ये बहुत सारे केसेस बनाने पड़ जाएंगे, इसमें बनाता हूँ। देखो एक्सिस 1, ये 1 है, इसको ऐसे घुमाया, एक इसको बिल्कुल सेंटर में से जा रही है, ये ध्यान रखना बिल्कुल सेंटर में से जा रही है ये, इसको, ये सेकंड केस, थर्ड केस ले लें ऐसे, हाँ ये बिल्कुल क्यूब के बिल्कुल ऐसे सेंटर में से जा रही है। ठीक है, ये केस 1 क्या है, एक क्या है एज को ले रही है, दूसरे केस में बिल्कुल सेंटर से जा रही है, तीसरे केस में नीचे वाला जो सरफेस है, ठीक है, उसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे, दिस इज केस 3 ओमेगा। ठीक है, एक आधा और कर लेंगे, एक चौथा केस भी बना सकते हैं वैसे, पहले 3 कर लो, बनाओ जल्दी जल्दी। चलो पहले की बात करते हैं। केस 1, अब देखो इसमें आइडेंटिफाई करो
कि जैसे इसकी बात करें अगर हम, तो डिस्टेंस कितना है a, इसका डिस्टेंस कितना है a, इसका भी डिस्टेंस a और इसका भी डिस्टेंस a, तो बेसिक और इनका डिस्टेंस क्या है 0, तो इनके दोनों का तो क्या हो जाएगा 0। लेकिन 1 2 3 4, तो m सब ये चारों कितने डिस्टेंस पे है a डिस्टेंस पे, तो 4 टाइम्स सीधे ही कर दूँ m इंटू ए स्क्वायर। बच गए तो कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है √2a। कितना है √2a। ये इसका अगर मेरे को लिखना हो तो मैं 2 टाइम्स ही कर दूँ सीधा सीधा, 2 टाइम्स m a√2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4ma स्क्वायर प्लस 4ma स्क्वायर, दैट इज कितना 8ma स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 8ma स्क्वायर। अगला कौन सा एक्सिस था, सेंटर से निकल रहा था बिल्कुल। अगला केस कुछ ऐसा था, देखो कि ये बिल्कुल सेंटर में से पास हो रही थी। अगर ये सेंटर में से पास हो रही थी तो जितने भी इसके मासेस हैं सबका डिस्टेंस क्या है बराबर है, और वो कितना है a/√2। ठीक है, तो कितने इसमें 1 2 3 4, 4 और 4 8 टाइम्स m a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई कितना आ गया 4ma स्क्वायर, 4ma स्क्वायर। और तीसरा केस कौन सा था, हाँ फेस के डायगोनल से निकल रहा था वो जो, ठीक है, जब वो फेस डायगोनल से निकल रहा था ऐसे। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है a और वो है a/√2, ये है a/√2, हाँ करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, ये है a/2, तो ये कुछ ऐसा बना इस तरीके से, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा, है ना, करेक्ट। तो ये a, ये है a/√2, तो ये कितना हो गया √3/2 इंटू a, पूरा रूट में आएगा। एक मिनट, इसको ऐसे करना है ना, a/√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो बाई 2, तो यहाँ करेक्ट 3/2 इंटू a। ठीक है, तो इन दोनों का तो सेम हो गया, और इसका क्या हो गया a, करेक्ट, इसका a है और इसका भी a, सही है। तो 2 टाइम्स m इंटू इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का 2 टाइम्स ma स्क्वायर प्लस इन दोनों का फिर a/√2 वाला, है ना, तो 2 टाइम्स m इंटू a/√2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है ये, तो ये हो गया 3ma स्क्वायर बाई 2, सॉरी ये पूरा था ना, हाँ तो ये कट ही जाएगा फिर बेसिकली, है ना, तो 3ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, दैट इज 6ma स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट का। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस बॉडीज़ का।